41 अध्याय 41। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूथ स्क्वायर कहाँ है? मुझे किस करो, यह आदमी तो सरासर बदमाश है। सामान्यतः फैंग काजल ऐसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन आज एक अपवाद था। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं सचमुच तुम्हारे हाथ काट दूंगा। बाइकर गैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि काजल मान जाएगी। आमतौर पर अगर कोई आदमी इस तरह बोलने की हिम्मत करता तो काजल उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मार चुकी होती। लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं, काजल के कौशल के सामने वह भला कैसे हार सकती है। दरअसल फैंग काजल का सहमत होने का साहस दिखाना ही उसकी अपनी क्षमताओं पर विश्वास को दर्शाता है। जियांगहाई मोटरसाइकिल रेस में उसने दावा किया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ये सुनकर विराट ने उत्सुकता से जवाब दिया। फैंग काजल अपनी मोटरसाइकिल की ओर चली, जो सचमुच एक लाल रंग की प्रेतवाधित मोटरसाइकिल थी। इसके खूबसूरत शरीर पर एक विशाल लाल गुलाब चित्रित था, जो पहली नज़र में ही यह संकेत देता था कि इसका मालिक एक उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। और वास्तव में यही स्थिति थी। जैसे ही काजल अपनी बाइक पर बैठी, उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। विराट ने एक नज़र डाली और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने सोचा कि क्यों न वह इस लड़की का पीछा करते हुए अंत तक जाए और फिर दौड़कर जीत हासिल करे। जबकि विराट अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था। फैंग काजल चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल फैंग काजल ने विराट को गहरी घृणा से देखा, ठीक वैसे ही जैसे वह उन बदसूरत पुरुषों से नफरत करती थी जो उसे घूरने का आनंद लेते थे। लेकिन यह आदमी तो और भी ज्यादा घृणित था, क्योंकि उसे नाक से खून बह रहा था। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। विराट ने अजीब तरह से नाक से बहते खून को पोंछा, ये सोचते हुए कि वह मौत के करीब है। नहीं तो उसे आजकल इतनी बार नाक से खून क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें रेस लगानी थी, इसलिए उन्हें एक वाहन ढूंढना ही पड़ा। कुछ ही देर में विराट की नज़र पास ही पड़े एक खस्ताहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पड़ी। उसे यह एकदम सही लगा और वह उस पर सवार हो गया। इससे बाकी सभी लोग सचमुच हैरान रह गए। यह आदमी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर क्यों चढ़ रहा था? आप इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों चला रहे हैं? ये सुनकर फैंग काजल भी अचंभित रह गई। क्या ये कोई दौड़ नहीं है? यही मेरी सवारी है, विराट ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम उस इलेक्ट्रिक स्कूटर से मेरी मोटरसाइकिल की रेस लगाना चाहते हो? फैंग काजल को विश्वास नहीं हुआ और उसने पुष्टि के लिए इसे दोहराया। हाँ, विराट ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि ये लोग उसे मूर्ख लग रहे थे। इस बार फैंग काजल हंसने लगी, विराट की ओर देखा और कहा, तुम मुझे कम आंक रही हो फैंग काजल, मुझसे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रेस लगाकर तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। मैं फैंग काजल एक ईमानदार व्यक्ति हूं और आपका फायदा नहीं उठाऊंगी। आप इनमें से कोई भी बाइक चुन सकते हैं, उसने विराट के लिए बाइकर गैंग की मोटरसाइकिलों की कतार की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फैंग काजल आश्चर्य से पीछे मुड़ी, ये जानने के लिए कि क्या यह आदमी पागल हो गया है। तभी उसने देखा कि विराट वहीं खड़ा उसे देख रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम खूबसूरत लगती हो। आप वाकई बहुत खूबसूरत दिखती हैं और आपके गालों पर डिंपल भी हैं। ओह, आपका नाम फैंग काजल है ना? मैं विराट हूँ। इतनी खूबसूरत महिला से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी अभी उसने फैंग काजल की मुस्कान देखी, ये सचमुच प्यारी थी, जिसमें मोहकता का एक संकेत था जो लगभग उसकी आत्मा को अपने वश में कर रहा था। तुम, ये सुनकर फैंग काजल ने बड़ी बड़ी आंखों से विराट को घूर कर देखा। उसने अपने साथियों की ओर देखा तो पाया कि मोलिन और बाकी लोग भी मंत्रमुग्ध लग रहे थे। तुम सबको क्या हुआ है? फैंग काजल ने पूछा। मोलिन और बाकी लोग उसकी चीख से अचानक होश में आ गए और जल्दी से अपना सिर झुका लिया। हालांकि यह कहना पड़ेगा कि काजल की मुस्कान वाकई खूबसूरत थी। फैंग काजल ने अपने अधीनस्थों को गुस्से से घूरा और फिर बिना कुछ कहे विराट की ओर मुड़ते हुए कहा, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो फिर आपको ही चुनने दीजिए। रेस शुरू होने दो। जरूर, किसी खूबसूरत लड़की के साथ होने पर सब कुछ ठीक लगता है, विराट हंसते हुए बोला। तो जल्दी करो, उसी शुरुआती बिंदु से शुरू करो, फैंग काजल ने आग्रह किया, क्योंकि विराट अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हमें एक ही शुरुआती बिंदु से क्यों शुरू करना चाहिए? विराट ने पूछा। अगर हम एक ही बिंदु से शुरू नहीं करेंगे तो ये दौड़ कैसे हो सकती है? फैंग काजल ने झुंझलाते हुए कहा। उसे लगा कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। अच्छा ऐसा है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैंने पहले कभी रेस नहीं की, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आमतौर पर टैंक चलाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों को आगे जाने देता हूँ और फिर उनका पीछा करता हूँ। विराट हंसते हुए बोला। टैंक? इन शब्दों को सुनकर फैंग काजल चौंक गई। विराट की पिछली हरकतों को याद करते हुए उसने सोचा, यह आदमी जरूर बेवकूफ़ होगा, और उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, ठीक है, यहाँ से यूथ स्क्वायर तक जो भी पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। विराट ने सिर हिलाया। विराट को सिर हिलाते देख फैंग काजल ने हैंडल को घुमाया और मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ छोड़ा, वह बिजली की तरह तेजी से निकल गई। तुम मुझे पहले जाने दे रहे हो, इसलिए मैं चलता हूँ। याद रखना, मैं यूथ स्क्वायर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हालांकि फैंग काजल की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, लेकिन उसकी आकृति और साइकिल पहले ही गायब हो चुकी थी। बाइकर गैंग के अन्य सदस्य भी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पीछे पीछे आए, लेकिन वे सभी विराट को घूर रहे थे। उनकी निगाहें मानो उसे मुसीबत में डालने का संकेत दे रही थीं। जो लोग पहले विराट से पिट चुके थे वे अब तक ठीक हो चुके थे और सूजे हुए चेहरों के साथ अपनी मोटरसाइकिलों पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने विराट की तरफ देखा तक नहीं। वे बस तेजी से भागना चाहते थे, क्योंकि उन्हें याद था कि उसने उन्हें कैसे पीटा था, जिससे वे भयभीत थे। अब घटनास्थल पर केवल विराट ही अकेला बचा था और जाते हुए बाइकर गिरोह को देखकर वह चिल्लाया, सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मुझे किसी ने नहीं बताया कि यूथ स्क्वायर कहाँ है। मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? वह भी अभी जियांगहाई पहुंचा था और उसे वहाँ के स्थानों के नाम भी नहीं पता थे। यूथ स्क्वायर कहाँ स्थित है, ये तो दूर की बात है। वह असहाय प्रतीत हो रहा था।
विराट ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को ठीक किया, ये सोचकर कि रेस जारी रखना व्यर्थ है, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। वह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा, हैंडल घुमाया और घर की ओर जाते हुए स्कूटर की रफ्तार तेज हो गई। लेकिन उनकी पेशेवर आदतें अभी भी विराट को गति बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही थीं। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की गति सीमित थी, फिर भी इसे पैडल से चलाया जा सकता था। विराट के पैर हवा की तरह तेज गति से चल रहे थे, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर एक सेडान कार की गति से आगे बढ़ रहा था। तेज, आश्चर्यजनक रूप से तेज। इसी बीच सड़क पर एक लाल ऑडी अन्य कारों के बीच आराम से चल रही थी। अंदर पुलिस की वर्दी पहने एक महिला थी, सुडौल शरीर वाली, जिसकी उभरी हुई कप ब्रेस्ट सबका ध्यान खींच रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी झलक रही थी और उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी हुई थीं। यह माँ काजल थी, जिसके गाल फूले हुए थे और वह सबसे नाखुश दिख रही थी। कुछ दूरी पर 7 या 8 साल का एक बच्चा, शायद घर वापस जाने के लिए बेचैन और अपनी माँ से डांट खाने के डर से, लाल बत्ती पर सड़क पार करने ही वाला था कि माँ काजल ने उसे देख लिया। उसने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और चिल्लाकर कहा, रुको, तुम लाल बत्ती पार कर रहे हो। बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह तब तक वहीं रुका रहा जब तक कि सिग्नल हरा नहीं हो गया। उसके बाद ही उसने पार करने की हिम्मत की। उसी चौराहे पर एक और कार आगे वाली कार को ओवरटेक करने की तैयारी कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, माँ काजल चिल्लाए। पुलिस की वर्दी में माँ काजल को देखकर पीछे के ड्राइवरों ने तुरंत संयम बरता, क्योंकि वे जानते थे कि एक पुलिसकर्मी की उपस्थिति से पंगा लेना उचित नहीं है। संतुष्ट होकर माँ काजल ने अपना सिर वापस कार के अंदर खींच लिया, लेकिन उसकी निगाहें बाहर की ओर टिकी रहीं, किसी भी समस्या पर चिल्लाने के लिए तैयार। माँ काजल का वर्तमान कार्य एक उप यातायात पुलिसकर्मी के रूप में यातायात प्रबंधन करना था। असल में माँ काजल को ये काम नहीं करना था। अवैध टैक्सी अपहरणकर्ताओं के एक गिरोह पर कार्रवाई करने के बाद उन्हें एक नायिका के रूप में सराहा गया था, यहाँ तक कि उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें पदक से सम्मानित करने की तैयारी भी कर रहे थे। दुर्भाग्यवश सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण माँ काजल ने वह स्वीकार नहीं किया जो उसका नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से गिरोह को नहीं हराया था, इसलिए उसने पदक लेने से इनकार कर दिया। उच्च अधिकारियों ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, क्योंकि ऐसे मामलों में दबाव नहीं डाला जा सकता था। लेकिन माँ काजल के बारे में सभी का नजरिया बदल गया और सब सोचने लगे कि वह गिरोह को खुद पकड़ने की बात क्यों नहीं मान रही है। माँ काजल ने सच कहा था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि गिरोह को काबू करने में उसकी मदद किसी पुरुष ने की थी, क्योंकि जब पुलिस अंदर आई तो उन्हें केवल माँ काजल ही दिखी और उस पुरुष का कोई निशान नहीं मिला जिसका उसने जिक्र किया था। समझाने का प्रयास व्यर्थ रहा, इसलिए माँ काजल ने कोशिश करना छोड़ दिया और इसके बजाय यातायात ड्यूटी के लिए स्वेच्छा से काम करने की पेशकश की। इसलिए वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन जब भी वह विराट के बारे में सोचती, माँ काजल के दांत खुजली से त्रस्त हो जाते थे। ये सब उस आदमी की गलती थी, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने उसके सीने को छुआ था, एक ऐसी जगह जिसे पहले कभी किसी पुरुष ने नहीं छुआ था। मेरा इंतजार करो, जब तक तुम जियान गहाई में हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उस समय विराट अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तेजी से पैडल मार रहा था, लेकिन अचानक उसे छींक आ गई। अभी मेरे बारे में कौन सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग काजल को पहले से ही पता हो कि मैं चला गया हूँ? इसे भूल जाए, ऐसा नहीं है कि मैंने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। उसने मुझे यह नहीं बताया कि यूथ स्क्वायर कहाँ है। उसने सोचा कि अब घर ही चले जाना चाहिए, इसलिए उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर को पैडल मारते हुए अपनी तेज गति बनाए रखी। तभी वह एक लाल ऑडी के सामने से गुजरा। उसी समय लाल ऑडी में बैठी माँ काजल ने एक आकृति को अपने पास से तेजी से गुजरते हुए देखा, जो देखने में मोटरसाइकिल जैसी लग रही थी, और वह तुरंत चिढ़ गई। कोई मोटरसाइकिल तेज गति से चलाने की हिम्मत कर रहा था। विराट के प्रति उसकी पहले से मौजूद चिड़चिड़ाहट के साथ मिलकर उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। तेज गति से गाड़ी चलाओ, मुझे पकड़ने मत दो। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पुनश्च कुछ बातें, सबसे पहले मेरे अपडेट काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन चूंकि मैं नया हूं और संपादक के साथ चर्चा के बाद मैंने प्रतिदिन 2 अपडेट करने का निर्णय लिया है। हम बाद में गति बढ़ा देंगे, इसलिए कृपया धैर्य रखें और धीमी गति के लिए मुझे दोष न दें। दूसरा, अगर आपके पास सिफारिश के टिकट हैं तो कृपया मुझे दे दें। नई किताबों को इनकी विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तीसरा, पुस्तक समीक्षा अनुभाग में इस पुस्तक के लिए एक समूह है, उसमें शामिल हो जाएं। लाल लिफाफे और लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आखिरी अपडेट। अध्याय 42, क्षतिग्रस्त फव्वारा। विराट साइकिल चलाते हुए सीटी बजा रहा था और रास्ते के नज़ारों का आनंद ले रहा था। हालांकि इस समय विराट को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। सवारी का फायदा उठाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ट्रैफिक के बीचों बीच एक लाल ऑडी कार उसका पीछा कर रही है। अरे, क्या मैंने इस कार को अभी कुछ देर पहले नहीं देखा था? विराट को याद आया कि उसने कुछ देर पहले ही इसी तरह के रंग की एक लाल ऑडी देखी थी। ये वही होना चाहिए, लेकिन वह उसका पीछा क्यों कर रहा होगा? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके साइकिल चलाने के कौशल की प्रशंसा कर रहा हो? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसे एडवेंचर नाइट के रूप में पहचानता हो? ये तो बुरा हुआ। विराट के लिए पहचाने जाना नामुमकिन था, खासकर अगर पीछा करने वाला कोई पत्रकार होता तो ये बहुत बुरा होता। उसने तुरंत अपनी रफ्तार और भी बढ़ा दी। लगातार पीछा कर रहे रिया को अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि सड़क पर मची अफरा-तफरी मोटरबाइक की नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक बाइक की थी। उसकी झुंझलाहट बढ़ती गई। वह सोचने लगा कि इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले इतने साहसी कब हो गए। फिर उसने एक मेगाफोन निकाला और आगे की ओर चिल्लाते हुए कहा, अरे इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार लोगों, ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम अभी तुरंत बाइक से उतर जाओ। सड़क के दोनों ओर से गुजर रही कारों ने यह सुनकर देखा कि एक लाल ऑडी एक इलेक्ट्रिक बाइक का पीछा कर रही थी। दोनों ही अत्यधिक गति से चल रही थी और सभी ने यह सोचकर रास्ता दे दिया कि यह पुलिस किसी चोर का पीछा कर रही होगी।
सड़क खुल गई। विराट ने अपनी गति और भी बढ़ा दी। अगर यह आदमी लगातार पीछा करता रहेगा तो यह वास्तव में समाधान नहीं था, उसे उससे पीछा छुड़ाना ही होगा। अचानक आगे देखते हुए उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर एक बड़ा फव्वारा वाला पार्क था जो आकार में गोलाकार था। पानी सीधे जमीन से फूटकर हवा में पैटर्न बनाते हुए जमीन पर गिरा और इस समय वहां कई लोग इसे निहार रहे थे। बहुत सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और जोड़े हाथ में हाथ डाले साइकिल चला रहे थे। यही वह स्थान था। विराट इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर वहां पहुंचा। अपनी साइकिल चलाने की कुशलता के दम पर वह बिना किसी घटना को जन्म दिए भीड़ के बीच से आसानी से निकल सकता था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऑडी उनका पीछा करने की हिम्मत करेगी। इससे पीछा करने वाला निश्चित रूप से भाग जाएगा। निर्णय लेकर विराट आगे बढ़ा, जानबूझकर अपनी गति बहुत धीमी कर दी क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और भीड़ के बीच से कुशलतापूर्वक रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। पीछे पीछे चल रहे लगातार चिढ़ते जा रहे रिया को लगा कि वह एक इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी तालमेल नहीं रख पा रहा है, इसलिए उसने एक्सीलरेटर को जोर से दबाया और ऑडी की रफ्तार और भी बढ़ा दी। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक को फव्वारे की ओर तेजी से जाते देख और चूंकि वह बहुत करीब से उसका पीछा कर रहा था, इसलिए अब ब्रेक लगाने में बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार का अगला हिस्सा सीधे फव्वारे की ओर बढ़ रहा था। रिया घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, सब लोग हट जाओ। ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद कार फिर भी फव्वारे की ओर तेजी से बढ़ गई। इसी क्षण फव्वारे के पास मौजूद पर्यटक एक कार को अंदर आते देख तुरंत घबरा गए। जो बच्चे पहले फव्वारे में नहा रहे थे उन्हें उनकी मां ने उसी क्षण गोद में उठा लिया और वे एक सुरक्षित स्थान की ओर भागे। जो जोड़ा पहले एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। हर तरफ लोग भाग रहे थे। ऑडी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फव्वारे में जा घुसी। कार के फव्वारे की पाइपों से टकराने की आवाज सुनाई दी, पाइप फट गई और पानी तेजी से बाहर निकल आया। सौभाग्यवश रिया पहले ही कार चलाकर बाहर निकल चुका था। ऑडी तेजी से बाहर निकली, पूरी कार भीग चुकी थी और यहाँ तक कि रिया भी पूरी तरह से भीग गया था। उसके बाल गीले थे, उसके कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे, जिससे वह एक भीगी हुई मुर्गी जैसी लग रही थी। उसी समय ऑडी भी रुक गई और रिया ने उस दृश्य की ओर पीछे मुड़कर देखा जिसे वह भी अभी छोड़कर आई थी। वह फव्वारा अब फव्वारा नहीं रह गया था, बल्कि एक अनियंत्रित पानी के पाइप जैसा लग रहा था जिससे पानी तेजी से निकल रहा था। लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद रिया ने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन अचानक उसे भयानक एहसास हुआ और वह खंडहर हो चुके फव्वारे को घूरते हुए अपनी जगह पर जम गई। क्या ये वही नया बना फव्वारा नहीं था जो एक दर्शनीय स्थल भी था? लेकिन अब यह इस हालत में था, इसे समझाना आसान नहीं होने वाला था। फव्वारे के पास खड़े दर्शकों ने यह दृश्य देखा, फिर उनकी निगाहें ऑडी कार की ओर मुड़ गईं। इस व्यक्ति ने गाड़ी कैसे चलाई? फव्वारे में घुस गई। बच्चे को गोद में लिए मां ने दिलासा देते हुए कहा, प्यारे, क्या तुम अभी डर गए थे? बाल बाल बच गए, हम बाल बाल बच गए। दंपति के पुरुष सदस्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप जब गाड़ी आ रही थी तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, चलो रिश्ता तोड़ लेते हैं। महिला ने गुस्से से कहा और मुड़कर चली गई। नहीं नहीं, वह आदमी जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। कुछ दूरी से विराट भी इस दृश्य को देख रहा था, उसका मुंह खुला रह गया था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर इस तरह फव्वारे में घुस जाएगा। ये किस तरह का लापरवाह व्यक्ति था। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, अन्यथा विराट को गहरा अपराध बोध होता। लेकिन इससे उसे सबक मिल जाना चाहिए था। इसे भूल जाओ। उसने घर जाने का फैसला किया। हालांकि इस समय रिया यह देखने के लिए कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि कहीं कोई घायल तो नहीं हुआ है, और अपनी गलती स्वीकार करने वाली थी। इस बार उसने वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी और शायद उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे अचानक दूर से विराट एक इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार दिखाई दिया और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या ये वही इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है जिसका मैं अभी पीछा कर रहा था? रुको, ये व्यक्ति तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये वही है, सचमुच वही है। रिया के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। वह विराट का चेहरा कभी नहीं भूल सकती थी, उस आदमी का जिसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। सपने में वह चाहती थी कि काश वह उसका गला घोंट देती। अब उसे देखते ही कार से बाहर निकलने का उसका सारा विचार गायब हो गया। उसने पीछा जारी रखने के दृढ़ संकल्प के साथ एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। जब तक ऑडी चल सकती थी, वह उस आदमी का तब तक पीछा करती रहती जब तक कि वह अपने कृत्यों से बच निकलने में असमर्थ न हो जाता। क्षतिग्रस्त फव्वारे के मामले में रिया को बाद में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ ही देर में ऑडी को दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। विराट घर जाने ही वाला था कि उसे एक कार की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो ऑडी कार चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब भी मेरे पीछे पड़ी हो? अरे नहीं! सामने की खिड़की से विराट ने पुलिस की वर्दी में एक महिला को देखा जो पूरी तरह से भीगी हुई थी, और उसे तुरंत याद आया कि वह वही महिला पुलिसकर्मी थी जिससे वह पहले मिल चुका था और जिसके साथ उसने शायद छेड़छाड़ की थी। उसके कपड़ों की नमी देखकर, और यह निश्चित रूप से कि यह किसी प्रकार का गीला प्रलोभन खेल नहीं था, वह समझ गया कि उसने उसे पहचान लिया होगा। वह उसे किसी भी कीमत पर बराबरी करने नहीं देगा। अगर पिछली बार वाली घटना का खुलासा हो गया तो उसका भी सजा मिलेगी। वह इलेक्ट्रिक बाइक पर तेजी से निकल गया। रिया की निगाहें विराट पर टिकी हुई थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह वही है। जब उसने देखा कि वह भागने की कोशिश कर रहा है तो उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। क्या भागने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं, इस बार मिस तुम्हें पकड़ लेगी। 43 अध्याय 43 हथकड़ी का उथल पुथल। विराट आगे चल रहा था जबकि रिया बिना किसी ढिलाई के लगातार उसका पीछा कर रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे आज ही पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था।
आगे भागते हुए विराट के दिमाग में उसे अपने से दूर करने के तरीकों के बारे में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। लेकिन इस बार वह पहले जैसी गलती दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकता था। गलती से भीड़ में गाड़ी घुसा देना और जानमाल का नुकसान पहुंचाना विनाशकारी साबित होगा। वह अब निश्चित रूप से घर की ओर नहीं जा सकता था। अगर इस महिला को पता चल जाए कि वह कहाँ रहता है तो क्या होगा? क्या इससे बाद में अंतहीन मुसीबतें नहीं खड़ी हो जाएंगी? इसलिए विराट विपरीत दिशा में चल पड़ा। उसे सचमुच उम्मीद थी कि उसके पीछे मौजूद महिला पुलिसकर्मी को पता होगा कि कब रुकना है, क्योंकि भले ही वह गाड़ी चला रही हो, वह उसे पकड़ नहीं सकती थी। उसी क्षण आगे एक सड़क का संकेत दिखाई दिया, जिससे पता चला कि गोदी अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। उस चिन्ह को देखकर विराट ने एक योजना बनाई, महिला पुलिसकर्मी को कटघरे तक ले जाना और फिर अफरा तफरी के बीच भाग जाना। उसे एहसास हो गया था कि यह महिला पुलिसकर्मी जिद्दी है और उसका पीछा करना नहीं छोड़ेगी। रिया ने भी वह संकेत देखा कि गोदी 10 किलोमीटर दूर है और विराट की पीठ को घूरते हुए सोचा, हम लगभग गोदी पर पहुंच गए हैं, देखते हैं तुम कहाँ तक दौड़ सकते हो। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब हम अच्छे से बात करेंगे। समुद्र के किनारे बसे जियांगहाई शहर जैसे तटीय शहरों में गोदी एक आम दृश्य है, जो अन्य शहरों के लिए विदेशी देशों से जुड़ने वाले पुल का काम करता है। इस प्रकार जियांगहाई शहर को इन बंदरगाहों से प्रति वर्ष अपने मुनाफे का 30% प्राप्त होता है। बेशक जियांगहाई में एक से अधिक बंदरगाह हैं। दोनों बंदरगाह के और करीब आते जा रहे थे और सड़क पर वाहनों की संख्या कम होती जा रही थी। केवल लाल रंग की ऑडी ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे चल रही थी। लगातार पीछा करना। रिया कार के अंदर बेहद परेशान थी, ये जानते हुए कि वह बदमाश ठीक उसके सामने था, फिर भी वह उसे पकड़ नहीं पा रही थी, जिससे वह इतनी क्रोधित हो गई कि वह जोर से चिल्ला उठी। असल में उसकी योजना इस तथ्य पर आधारित थी कि विराट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था, जिसकी बैटरी आखिरकार खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो वह थक जाएगा और ज़्यादा देर तक पैडल नहीं मार पाएगा, तब वह उसे जरूर पकड़ लेगी। हालांकि उसकी निराशा के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी भी बिजली थी और उसकी गति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, जिससे रिया उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के निर्माता को कोसना चाहती थी कि उसने इतना भरोसेमंद उत्पाद क्यों बनाया और ऐसी फैक्ट्री दिवालिया होने के लायक है। बंदरगाह उपनगरों में था और सड़क के किनारे की ऊंची इमारतें कम होती गईं, उनकी जगह नीची इमारतें दिखाई देने लगीं। पहले जो सड़क जगमगा रही थी अब उसमें अंधेरा छाने लगा था, सिवाय तांगजोंग, रिया और तिपहिया साइकिल चला रहे कुछ बुजुर्ग पुरुषों के। जैसे ही वे गोदी के पास पहुंचे, विराट ने सोचा था कि गोदी में भीड़ होगी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ देखकर लगता है कि वह बच नहीं पाएगा। उसने पीछे मुड़कर ऑडी कार को देखा, जो अब भी उसका पीछा कर रही थी। हालांकि रिया को ये स्थिति पसंद थी, कम लोग मतलब बेहतर स्थिति। उसने देखा कि आगे खड़े आदमी के पास भागने की कोई जगह नहीं थी और आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह उससे कैसे निपटेगी। पहले उसे थाने वापस ले जाएगी, कुछ दिनों के लिए उसे बंद कर देगी और फिर देखेगी। इस आदमी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। वह निश्चित रूप से एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था और ऐसा करके वह जनता के लिए एक खतरे को खत्म कर रही थी। जब री अपनी योजना को लेकर काफी आश्वस्त महसूस कर रही थी, तभी उसने आगे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को रुकते देखा, जिससे वह बहुत खुश हुई। तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है ना? देर सवेर आपको रुकना ही पड़ेगा। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर रुक गया, लेकिन रिया तुरंत नहीं रुकी। इसके बजाय वह विराट के रास्ते को रोकने के लिए उसके पास से गुजरी और तभी उसने कार रोकी, दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसकी पूरी तरह भीगी हुई वर्दी उसके शरीर से कसकर चिपकी हुई थी, जो बेहद असहज महसूस हो रहा था, और उसने सोचा कि उसे पकड़ने के बाद वह तुरंत घर जाकर अपने कपड़े बदल लेगी। वास्तव में विराट रुक गया था। वह रुक गया क्योंकि उसने किसी की उपस्थिति महसूस की थी, एक ऐसी उपस्थिति जो उसके बहुत करीब थी और उसे बहुत परिचित लग रही थी। ये हथियारों की गंध थी, आगे बंदूकें थीं और एक और उपस्थिति जिससे उन्हें बेहद घृणा होती थी। इसलिए वह ये पता लगाने के लिए रुका था कि आगे वास्तव में क्या है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। रिया कार से बाहर निकली और विराट की ओर दौड़ी। भागो, अब क्यों नहीं भाग रहे हो? विराट ने उस उपस्थिति की दिशा को महसूस करते हुए उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब से उसने रहस्यमय तकनीक का अभ्यास शुरू किया था, तब से उसकी समझ भी काफी तेज हो गई थी। हालांकि रिया के बहुत कुछ कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, मानो उसकी मौजूदगी को ही नजरअंदाज कर दिया हो। उसने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाकर कहा, अब तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम अभी इधर उधर नहीं भाग रहे थे? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही यह सारी मुसीबत खड़ी की है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। रिया को गुस्सा आ रहा था। क्या यह आदमी नासमझ होने का नाटक कर रहा था? वह मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगी, ठीक है, नाटक करती रहो। और फिर उसने अपने पीछे से हथकड़ी निकाली। बात नहीं कर रहा? फिर मेरे साथ स्टेशन वापस चलो। हालांकि विराट शारीरिक रूप से वहां मौजूद था, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने क्या हो रहा है। रिया ने विराट को डराने के लिए हथकड़ी निकाली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह हिला तक नहीं और जरा भी डरा नहीं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तरह नजरअंदाज किया जाना रिया से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सीधे उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। एक क्लिक की आवाज के साथ विराट की कलाई पर एक हथकड़ी लग गई। अब देखते हैं तुम कैसे दौड़ते हो। रिया को जीत का एहसास होने लगा। उसी क्षण विराट को किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ और आखिरकार वह वास्तविकता में वापस आ गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि रिया उसके हाथों में हथकड़ी लगा रहा है, जिससे उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम क्या कर रहे हो? विराट चिल्लाया। बच्चे, जाग गए हो क्या? मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम्हें चाय पर बातचीत के लिए वापस ले जाऊं? विराट की बातें सुनकर रिया को और भी अधिक विजयी महसूस हुआ। मुझे जाने दो, मुझे काम करना है।
विराट चिल्लाया। उसके सामने घट रही स्थिति से वह घृणा कर रहा था। शुभान देश से होने के कारण उन्हें इस बात से और भी अधिक घृणा थी कि ऐसी बातें उनका पीछा करते हुए वहां भी आ गई थीं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आपको क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि अभी आपको मेरे साथ थाने चलना चाहिए। आप विरोध करना क्यों नहीं छोड़ देते, या फिर मुझे तुम्हारा दूसरा हाथ भी हथकड़ी से बांध देना चाहिए। रिया को इस व्यक्ति से इतनी अवज्ञा की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे हथकड़ी पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया। फुर्तीले और चुस्त स्वभाव वाले विराट अचानक मुड़े और रिया के पीछे खड़े हो गए। एक पकड़ने की तकनीक का उपयोग करते हुए जैसे ही रिया उसे हथकड़ी पहनाने वाला था, अजीब तरह से दूसरी हथकड़ी रिया के हाथ में आ गई। 2 हथकड़ियां, एक रिया के हाथ में और दूसरी विराट के हाथ में। रिया ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी कलाई पर लगी हथकड़ियों को देखा, फिर विराट को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोली, तुम एक अधिकारी पर हमला कर रहे हो, तुम्हारा काम तमाम हो गया, मुझे तुम्हें हिरासत में लेना होगा। उस लड़के ने इतनी धृष्टता की कि उसने उसे गलत तरीके से छुआ, ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अब उसके साथ ऐसा कर रहा था। रिया गुस्से से अपने दांत पीस रही थी, लेकिन विराट ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दूर कहीं देखने लगा मानो खुद से बात कर रहा हो। समय नहीं बचा है, जाना होगा। वह इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार हुआ और चल पड़ा, लेकिन हथकड़ी से रिया को बांधे रखने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट हुई, उसकी बांह दर्दनाक रूप से खींच गई। पहले तो उसने चाबी को दूसरे हाथ से पकड़ रखा था, लेकिन दर्द के मारे उसने हाथ बढ़ाया और चाबी एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। कुंजी, चाबी गिर गई, रिया चिल्लाई। चाबी के बिना वह हथकड़ी कैसे खोल सकती थी। इलेक्ट्रिक बाइक रुकी नहीं, वह घिसटती चली गई, चाबी को खुद से और दूर जाते हुए देखती रही और उसकी चिंता बढ़ती गई। विराट ने रिया की ओर एक नज़र डाली, ये सोचते हुए कि इस तरह से गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और अचानक जोर लगाते हुए कहा, चढ़ जाओ। और बस इसी तरह रिया को सहजता से इलेक्ट्रिक बाइक के पीछे खींच लिया गया, जबकि चाबी अभी भी वहीं पड़ी थी, उनसे और दूर होती जा रही थी। 44 अध्याय 44 आगे एक सौदा है। इस समय रिया इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी थी और पीछे मुड़कर जमीन पर गिरी चाबी को देख रही थी, जो हर सेकंड उससे दूर होती जा रही थी। अरे अरे, स्कूटर रोको, हथकड़ी की चाबी खो गई है, और प्रत्येक हथकड़ी की केवल एक ही चाबी होती है। अगर यह खो गई तो हम इसे खोल नहीं पाएंगे। रिया ने चाबी को दूर जाते हुए देखकर हैरानी से कहा, लेकिन विराट को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह अपने ही रास्ते पर चल रहा था। विराट के न रुकने पर रिया क्रोधित हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा स्कूटर अभी भी वहीं पीछे है, आप इसे कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हैं? विराट ने अब भी उसे नजरअंदाज कर दिया। रिया घबराने लगी, चारों ओर देखने लगी। रोशनी कम होती जा रही थी, दूर दूर तक एक भी कार नजर नहीं आ रही थी, और जल्द ही वे बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे, एक बिल्कुल बंजर जगह जहां कभी कभार चलने वाली समुद्री हवा के अलावा कुछ भी नहीं था। रिया पहले से ही पूरी तरह भीगी हुई थी, और अब समुद्र की ठंडी हवा के झोंके से उसे जोर से छींक आने लगी और ठंड से वह कांपने लगी। ये जानलेवा था, क्योंकि उसके हाथ विराट से हथकड़ी से बंधे हुए थे, इसलिए वे एक दूसरे के काफी करीब थे। रिया ने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन जरा सी भी हरकत से उसकी कलाई में दर्द होने लगा। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसके सामने खड़े उस शिकारी का हाथ टस से मज नहीं होगा। अगर वह ऐसा करने पर जोर देती तो दर्द उसे ही सहना पड़ता, इसलिए उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह और भी ज्यादा गुस्से में थी। आखिर ऐसा क्यों होता था कि जब भी वह उस लड़के से मिलती थी, उसकी किस्मत ही खराब होती थी। अचानक रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फिर से चारों ओर सन्नाटे में देखा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर उसकी निगाहें विराट के सिर के पिछले हिस्से पर टिक गईं। एक अशुभ संकेत उसके मन में छा गया। यह आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा, है ना? पिछली बार तो उसने मेरा चेहरा नोचने की भी हिम्मत की थी, वो तो बिल्कुल भेड़िया है। अब जब ये जगह इतनी सुनसान है तो क्या वह मुझ पर हमला करेगा, मुझे बदनाम करेगा? रिया जितना ज्यादा सोचती गई उतनी ही ज्यादा घबराती गई। सब कुछ संभव लग रहा था। इस आदमी की ताकत को देखते हुए अगर वह सचमुच ऐसा कर दे तो शायद वह विरोध नहीं कर पाएगी। अगर वह उसे जमीन पर गिरा दे तो वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगी। उसने युवा लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण से संबंधित कई फाइलें देखी थीं। उन लड़कियों का अंत भयानक हुआ। नहाने के बाद वे पागलों की तरह खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करती थीं, और कुछ गर्भवती हो जाती थीं। उसकी कम उम्र, कभी बॉयफ्रेंड न होने और गर्भवती होने की संभावना के बारे में सोचकर ही उसके माता पिता को भी दुख होगा। ये बेहद भयावह था। नहीं, उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो सकता था। रिया को विरोध करना ही था, उसे विरोध करना ही होगा। पुलिस अधिकारियों के पास आमतौर पर हथियार होते हैं, लेकिन जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसे कुछ नहीं मिला। तभी रिया को याद आया कि वह अपना हथियार लाना भूल गई थी, क्योंकि आज उसे यातायात नियंत्रण में मदद करनी थी। उसके पास जो एकमात्र हथियार था वह भी खो गया था। अब वह और भी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई थी। अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है तो वह क्या करेगी? हथियार न होने के कारण उसे प्रतिरोध का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। अचानक उसके मन में अनगिनत कल्पनाएं कौंध गईं। बंदरगाह के पास जमीन पर बहुत सारे पत्थर होने चाहिए। अगर वो मुझे नीचे गिरा देता है तो मैं एक पत्थर उठाकर उसे मार सकता हूँ। हाँ, यही मेरी योजना है। अगर वो मुझे जमीन पर नहीं गिराता बल्कि दीवार से सटा देता है तो मैं किसी पुरुष के खिलाफ अंतिम दांव का सहारा लूंगा। मेरे मिडिल स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में लिखा था कि कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उस पर जबरदस्ती हमला किया जाए तो वह गिर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यपुस्तकें सही हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह मुझे जमीन पर या दीवार के सहारे न गिराए और इसके बजाय मेरे हाथ पैर बांध दे? तो क्या? रिया दिन ब दिन और भी ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। उसका दिमाग अंतहीन कल्पनाओं से भर रहा था। लेकिन तभी इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक रुक गया, क्योंकि वे बहुत तेज गति से चल रहे थे। अचानक रुकने के कारण रिया विराट पर गिर पड़ा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी अचानक रुक जाएंगे, क्योंकि उसने अपने पहले के सभी विचारों से प्रतिरोध का कोई उपयुक्त तरीका नहीं खोज पाया था। रिया ने उसी क्षण फैसला कर लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। वह कलंकित नहीं होना चाहती थी और मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहती थी। हट जाओ, विराट ने आगे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जिस गंध से उन्हें नफरत थी वह बस आगे ही थी, और अब वे और आगे नहीं जा सकते थे, उन्हें पैदल ही जाना होगा। लेकिन जब रिया ने विराट को नीचे उतरने के लिए कहते सुना तो उसे लगा कि वह अपना कदम उठाने ही वाला है, और उसने विरोध करने के लिए खुद को तैयार किया। विरोध करते हुए उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। वह उतरने के बजाय मरना पसंद करेगी। इस तरह उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ रिया ने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पैरों के बीच कसकर पकड़ लिया, उतरने से इनकार कर दिया, मृत्यु तक वहीं रहने का निश्चय किया, और अंत में उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह उसका बच्चा हो। उतर जाओ, तुम क्यों नहीं उतर रहे हो? विराट ने पूछा, ये देखकर कि रिया अभी तक नहीं उतरा था। ऐसे क्षण में विराट अब विराट नहीं बल्कि जान लॉन्ग, युद्ध में ड्रैगन, अत्यंत निर्मल था। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, देखते हैं तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो, रिया ने स्कूटर के पेट में अपना सिर छिपाते हुए कहा। विराट पूरी तरह से अचंभित था। किस प्रकार का उल्लंघन? वह हैरान था। क्या उस लड़की ने अभी अभी उसे यह नहीं कहा था कि वह उसका अपमान न करे? किताबों में लिखा था कि एक महिला के शब्द अक्सर उसके इरादों के विपरीत होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला वास्तव में उसके द्वारा यौन शोषण किए जाने का इंतजार कर रही थी? विराट पूरी तरह से अव्यवस्थित था, लेकिन इस समय उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे और किसी का भी उल्लंघन करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। तुम आ रहे हो या नहीं? विराट ने पूछा। मैं नहीं हूँ, रिया ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हिम्मत मत करना मुझे कुछ करने की। इसके लिए समय नहीं है, विराट ने बुदबुदाते हुए कहा। अगर उन्हें जोड़ने वाली हथकड़ियां न होती तो वह अब तक जा चुका होता। अचानक एक विचार से प्रेरित होकर उसने रिया को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे खींच लिया। बाइकाजल विराट का मुकाबला नहीं कर पाए और खुद को उसके कंधे पर उठा हुआ पाया। रिया पूरी तरह से घबराई हुई थी, अपने भाग्य से भयभीत थी और अचानक चिल्ला उठी, छोड़ दो दरिंदे, मदद करो, मदद करो। शश, विराट ने उसे चुप कराते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर आगे दौड़ पड़ा। जब रिया ने विराट को चुप रहने का इशारा करते सुना तो उसे यकीन हो गया कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है और पकड़े जाने से बचना चाहता है, इसलिए वह मदद चिल्लाना कैसे बंद कर सकती थी? उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज थी। चुप रहो, आगे लेन देन चल रहा है, उन्हें परेशान मत करो। विराट मुड़ा और रिया पर चिल्लाया। बिल्कुल सही, एक लेन देन, वही चीज़ जिससे विराट को सबसे ज़्यादा नफरत थी, गंदे सौदे। 45 अध्याय 45 लाश। जैसे ही रिया को इस लेन देन के बारे में पता चला वह बहुत सतर्क हो गया। आखिरकार जब लेन देन की बात आती थी तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसका दिमाग तुरंत अप्रिय चीज़ों की ओर चला जाता था। लेकिन दोबारा सोचने पर रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने चारों ओर आश्चर्यजनक रूप से शांत गोदी पर एक नज़र डाली, जहां समुद्र की हवा और किनारे से टकराती लहरों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ किसी भी प्रकार का लेन देन होना संभव ही नहीं है। विराट के प्रति उसका संदेह और भी बढ़ गया। अचानक उसे समझ में आ गया, यह आदमी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होगा और वह निश्चित रूप से उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी। वह तुरंत अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, मदद करो, यह अश्लीलता है। उसकी आवाज़ शांत घाट पर गूंज उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस सुनसान बंदरगाह क्षेत्र में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। उसने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि अगर कम से कम एक व्यक्ति, आदर्श रूप से एक तगड़ा और मजबूत शरीर वाला आदमी, आ जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये सुनकर विराट का चेहरा बिगड़ गया। उसने आगे देखा, उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल थोड़ा अराजक हो गया है। सौभाग्यवश कुछ देर बाद स्थिति शांत हो गई और विराट को आखिरकार राहत मिली। इस समय वह इतना क्रोधित था कि उसकी जान निकल सकती थी। उसके बगल में खड़ी यह महिला पुलिसकर्मी वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। मुझे अभी शांति चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, विराट ने रिया की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर हालांकि विराट की निगाहें सच्ची लग रही थीं, फिर भी रिया को चैन नहीं आया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मैं तुम्हें अभी अपनी गोद में लिए हुए हूँ और यहीं पर मैं तुम्हारे साथ वक्त कर सकता हूँ, विराट ने कहा। यह सुनकर बाई काजल एक दुबली पतली मुर्गी की तरह विराट के कंधे पर जोर जोर से कांपने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, तुम दरिंदे। विराट अवाक रह गया। ये किस तरह का व्यक्ति था? उसका इरादा तो सिर्फ महिला को डराना था, लेकिन उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक उसी क्षण धमाका, विराट का चेहरा गंभीर हो गया। रिया ने भी तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया और आगे देखकर कुछ क्षण पहले की आवाज़ सुनने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह गोली चलने की आवाज़ थी, निश्चित रूप से गोली चलने की आवाज़ थी। क्या वाकई आगे कोई लेन देन होने वाला है? यह एक गंभीर मामला था और फिर रिया ने अविश्वास से विराट की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसे कैसे पता चल सकता था। तार्किक रूप से देखा जाए तो वह पूरी रात उसे देख रही थी और उसने उसे कोई सूचना प्राप्त करते हुए नहीं देखा था। जब रिया भी सोच ही रही थी कि तभी विराट आगे की ओर दौड़ पड़ा। कसकर पकड़ो, मैं बहुत तेज हूँ। उसकी गति वाकई बहुत तेज थी। अगर किसी और ने इसे देखा होता तो वे आश्चर्य से दंग रह जाते। जैसे ही रिया कुछ बोलने ही वाली थी, उसे अपनी ओर एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और हवा से लगभग विकृत हो चुके अपने मुंह और नाक को देखा और आश्चर्य से सोचने लगी कि आखिर क्या हो रहा है। जब उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलकर तेजी से गुजरते हुए दृश्यों को देखा, वह और भी ज्यादा हैरान थी। आखिरकार उसे कोई उठाकर ले जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे कितनी तेजी से जा रहे हैं। कुछ देर बाद रिया को लगा कि उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई है।
उसका सिर इतना चकरा रहा था और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह पूछने ही वाली थी कि वे कहाँ हैं। तभी इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, एक बड़ा हाथ पहले ही उसके मुंह के पास आ गया था। शश, विराट ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर आगे की ओर इशारा करते हुए बताया कि उनका गंतव्य स्थान नजदीकी है। रिया को सचमुच गुस्सा आ रहा था, किसी लड़के ने कभी भी इस तरह उसका मुंह ढकने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से से फट पड़ने ही वाली थी, लेकिन विराट को आगे की ओर इशारा करते देख उसे एहसास हुआ कि सौदा वहीं हो रहा होगा। एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते वह अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे चुप रहना पड़ा। आगे घाट था, जहां विभिन्न जहाज लंगर डाले खड़े थे। सभी पुराने मालवाहक जहाज अब रस्सियों से किनारे से बंधे हुए थे। जहाजों के समूह के सबसे दूर वाले किनारे पर एक लंबी लोहे की जंजीर थी, जो अन्य जहाजों को दूर रखती थी। हालांकि उस समय लंबी कतार के पास कई कारें खड़ी थीं, जिनमें ऑफ रोड वाहन और जीपें शामिल थीं, लेकिन उनमें से कोई भी जुबान देश की नहीं थी, बल्कि कई विदेशी निर्मित थीं। ये दृश्य देखकर रिया ने अपनी सांस रोक ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गलत नहीं थी, ये वास्तव में एक शांत जगह थी, जहां संभवतः कोई लेन देन हो रहा था। फिर भी वह इस बात से हैरान थी कि उस व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता चल सकता था। एक अंदाजा, ऐसा संभव लग रहा था। विराट ने इन पालकियों की स्थिति पर एक नज़र डाली, फिर हवा की दिशा का अनुमान लगाने के लिए ऊपर देखा और अपने दिमाग में गणना करना शुरू कर दिया। वह पार्किंग स्थलों और हवा का उपयोग करके ये निर्धारित कर रहा था कि ये लोग किस स्थान पर लेन देन कर रहे थे। उसकी उंगलियां उस दिशा में आगे बढ़ रही थीं जिसे वह निर्धारित कर रहा था। जल्द ही उन्हें परिणाम मिल गया। मेरे पीछे आओ, विराट ने कहा। क्यों? मुझे लगता है कि हमें पहले उनकी कारों की जांच करनी चाहिए कि उनके अंदर क्या है। इस तरह हम आगे क्या करना है ये तय कर सकते हैं। मुझे मुख्यालय को सूचित करना होगा। रिया ने अपना फ़ोन निकालने ही वाला था कि उसने कहा। इससे पहले हुई गोलीबारी से ही संकेत मिल गया था कि यहाँ कोई समस्या है, भले ही यह गोलीबारी न हो, लेकिन कुछ और ही चल रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक लोग यहाँ पहुँचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, विराट ने कहा। नहीं, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, हम इसे मेरे तरीके से करेंगे, रिया ने जोर देकर कहा। विराट ने रिया की ओर एक नज़र डाली, एक शब्द भी नहीं कहा, बस रिया को उठाया, उसे अपने कंधे पर लादा और फिर आगे बढ़ गया। रिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। वह उस पर एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। यहाँ शोर नहीं मचाया जा सकता था, इसलिए उसने अपने होठों से शब्द निकलने से पहले ही उन्हें रोक लिया। और इस तरह विराट उसे अपने साथ ले गया। ये बंदरगाह माल वितरण का केंद्र था। इस समय वे आगे कई कंटेनर देख सकते थे और इसके अलावा कई बड़े ट्रक भी थे जो सभी बंद थे, इसलिए यहाँ का सन्नाटा भयावह था। रिया ने चारों ओर देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, दूर दूर तक कोई परछाई भी नजर नहीं आ रही थी, और फुसफुसाते हुए कहा, अरे क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझे यूं ही लेकर भाग तो नहीं जा रहे हो ना? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैं अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नीचे उतरने दो ताकि मैं उन अपराधियों को पकड़ सकूं, रिया ने कहा। उसने सोचा कि अगर यह आदमी उसे नहीं छोड़ेगा तो वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती रहेगी, लेकिन उसी क्षण विराट रुक गया। ये बिल्कुल सामने ही है, विराट ने कहा। रिया चौंक गया और फिर उसने आगे नावों के एक समूह के बीच एक नाव को देखा जिसमें हल्की रोशनी थी, क्योंकि रोशनी बहुत तेज नहीं थी। अगर उसने ध्यान से नहीं देखा होता तो वह उसे देख नहीं पाता। वे सचमुच यहाँ थे। इस आदमी को कैसे पता चला? रिया एक बार फिर स्तब्ध रह गया, लेकिन अब जब उन्हें व्यापार का स्थान पता चल गया था तो इसे रोकना अत्यावश्यक था। मुझे जाने दो, मुझे उन लोगों को पकड़ना है, रिया ने कहा। वह ड्रग तस्करों से इतनी नफरत करता था कि वह चाहता था कि वह उन्हें उसी क्षण पकड़ ले। विराट ने हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैं पहले ही एक अधिकारी पर आपके हमले को नजरअंदाज करने को तैयार थी, लेकिन अब मुझे छोड़ दो, रिया चिल्लाई। विराट ने रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके कान फड़क रहे थे। उस रहस्यमय तकनीक ने उसे असाधारण श्रवण शक्ति प्रदान की थी। लोग आ रहे थे और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। शश, कोई आ रहा है, विराट ने कहा। फिर वह तुरंत रिया के साथ एक कंटेनर के पीछे छिप गया और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए आगे के इलाके पर नजर रखने लगा। रिया शुरू में असहयोगी थी, लेकिन उसी क्षण 2 या 3 लोग सामने से आए और ऐसे दबे पांव चलने लगे जैसे वे कुछ ले जा रहे हों। रिया ने अपना मुंह बंद कर लिया और ये देखने की कोशिश की कि वे लोग क्या ले जा रहे थे, लेकिन विराट की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोग स्पष्ट रूप से एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। 46, अध्याय 46, मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है। शव को ले जाते समय लोगों का समूह मन ही मन अपशब्द बोल रहा था। पहले एक कर्कश आवाज सुनाई दी, धिक्कार है इस आदमी पर, हमारे लेन देन स्थल में जबरदस्ती घुस आया, खरीदार को लगभग नाराज कर दिया था, सौभाग्य से मेरा निशाना सटीक था, मैंने उसे मार गिराया। बॉस, चलिए इस आदमी को दफनाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, हमें जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, हम किसी भी कीमत पर किसी और को पता नहीं चलने दे सकते, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जो उस बदमाश से ऊंचे पद का प्रतीत होता था। उस हटे कट्टे आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं अभी इसका ध्यान रखूंगा, ये लड़का काफी पतला है, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। उसके बोलने के बाद वह कठोर व्यक्ति अकेले ही शव को एक कोने की ओर ले गया, जबकि बाकी लोग बाहर इंतजार करते रहे। इस समय रिया को स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था और तुरंत उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तो अभी जो गोली चली उसका मतलब यही था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वे एक लाश ले जा रहे होंगे और ये लोग सचमुच बेशर्मी से हत्या कर रहे थे। भाई काजल, जो कि धर्मनिष्ठ और क्रोधी स्वभाव की थी, स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी बंदूक निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ देर तक टटोलने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आज का दिन वाकई मनहूस था। आमतौर पर जब वह अपनी बंदूक साथ रखता था तो कुछ नहीं होता था, लेकिन आज वह इसे भूल गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया।
नहीं, उसे इसे रोकना पड़ा क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी था और किसी को शव दफनाते हुए देखना वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। अपने आवेगशील स्वभाव के कारण रिया वास्तव में बाहर भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह हिलने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके हाथ में दर्द होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसका हाथ विराट के हाथ से हथकड़ी से बंधा हुआ था। तुम मेरे पीछे आओ, हमें इन अपराधियों को पकड़ना होगा, रिया ने विराट से कहा। उसे यकीन था कि विराट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वरना वह यहाँ नहीं आता। इस समय विराट उन चारों लोगों को देखते हुए सोच रहा था। विराट की कोई प्रतिक्रिया न देखकर रिया चिंतित हो गई। आप यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? जल्दी मत करो, वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, विराट ने कहा। वह उस व्यक्ति से निकलने वाली प्रबल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था जिसे वह हट्टा कट्टा आदमी दफनाने वाला था। क्या जीवित? रिया को यकीन नहीं हो रहा था, गोली लगने के बाद वह कैसे जीवित रह सकता है? तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और उसे बचाओ। रिया और भी ज्यादा चिंतित हो गया। अगर दूसरा व्यक्ति अभी भी जीवित था तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, विराट चिल्लाया, उसकी निगाहें हमेशा उस हटे कट्टे आदमी पर टिकी रहती थीं। क्यों नहीं? मुझे लगता है कि तुम बस डरे हुए हो, है ना? मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मुझे करने दो। रिया खड़ा हो गया। तुम यहीं रहो, अगर तुम ऐसे जाओगे तो सिर्फ सांप को डराओगे और बंधक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि गोली लगने के बाद जीवित रहना एक चमत्कार है और वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सहन नहीं कर सकता। अगर आप उस हटे कट्टे आदमी को चौंका देंगे तो गोली लगने से घायल व्यक्ति की निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। तुमने मुझे बताया था कि तुम पुलिस अधिकारी हो, क्या तुम्हें ये बात भी समझ नहीं आती? विराट ने रिया से कहा। इससे रिया एकदम अवाक रह गई। वह विराट की बातें सुनते हुए वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की बात में दम है। वह किसी को बचाने की कोशिश में व्यस्त थी और उसने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं था। लेकिन वह किसी को इस तरह से खुद को नीचा दिखाने की इजाजत कैसे दे सकती थी? उसने अपना सिर ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश विराट की निगाह देखते ही रिया की गति काफी कमजोर पड़ गई और उसका उठा हुआ सिर फिर से नीचे गिर गया। उसकी निगाहें कहीं और भटक गईं और वह हकलाते हुए बोली, मैं जानना, तुम मुझसे हथकड़ी से बंधे हो, इसलिए अब से तुम्हें मेरी योजना का पालन करना होगा, विराट ने आगे कहा। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो पुलिस अधिकारी हूं। रिया ने एक लंपट की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मैंने एक बार पुलिस अधिकारियों का नेतृत्व किया है, विराट ने गंभीरता से कहा। उस गंभीरता ने रिया को फिर से चौंका दिया और काफी देर बाद उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, बस करो, कौन विश्वास करेगा, तुम लंपट। लेकिन इस समय उसका दिल पहले से ही उथल पुथल में था। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, विराट ने कहा, क्योंकि उन्हें सही समय दिखाई दे रहा था। क्या? रिया को कुछ भी पता नहीं था। उसने केवल इतना देखा कि विराट ने जमीन से 4 कंकड़ उठाए और फिर उसे लेकर बाहर भाग गया। रिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि यह एक घाट था जो चारों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए दोनों चुपके से झाड़ियों के बीच से होते हुए धीरे धीरे उस हटे कट्टे आदमी के ठिकाने की ओर बढ़े, जिसका पहला लक्ष्य किसी को बचाना था। इस समय तक वे उस जगह के करीब पहुंच रहे थे जहां वह हट्टा कट्टा आदमी किसी को दफना रहा था और वे उसे धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाते हुए सुन सकते थे। धिक्कार है, कुछ लोग हमेशा मुझसे इस तरह के काम करवाते हैं, ये बहुत ही परेशान करने वाला है। बस थोड़ा इंतजार करो, एक बार बॉस के साथ मेरा रुतबा बढ़ जाए तो फिर ये सब काम तुम लोग करोगे। वे दोनों घास में दुबक गए और दूर से उस हटे कट्टे आदमी को मिट्टी खोदते और कोसते हुए गड्ढा खोदते हुए देखा। जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वह उसके बगल में पड़ा हुआ था। कदम, विराट ने जरा भी संकोच नहीं किया। नहीं, अगर हम इस तरह बाहर जाएंगे तो वह आदमी हमें देख लेगा। अगर वह चिल्लाना शुरू कर दे तो बाहर के लोग उसे सुन लेंगे और उन सब के पास बंदूकें हैं, हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। रिया घबरा गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी सारी बंदूकों के बीच बच पाएगी। तभी विराट ने पहले से उठाए हुए कंकड़ों में से एक को निकाला, उसे अपनी उंगली के सिरे पर रखा और उस हटे कट्टे आदमी पर निशाना साधा। जैसे ही रिया ने ये देखा, उसे विराट का इरादा समझ आ गया। तुम इस आदमी को एक कंकड़ से बेहोश करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? तुम सचमुच ख्यालों में खोए हुए हो। इतना अंधेरा है, क्या आप ठीक से निशाना भी लगा सकते हैं? और वैसे भी एक छोटा सा पत्थर किसी को बेहोश कैसे कर सकता है? उसके बोलने की अवधि अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि विराट ने निशाना साध लिया। उसने बल लगाना शुरू किया, उसकी उंगलियों पर एक अजीब सी शक्ति एकत्रित हुई और फिर कंकड़ पफ की आवाज के साथ बाहर निकल गया। वह फावड़े से खुदाई कर रहे हटे कट्टे आदमी की गर्दन के ठीक पीछे जा लगा। गाली गलौज कर रहा वह आदमी अचानक रुक गया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर रिया सदमे से अवाक रह गई। फिर उसने अविश्वास भरी निगाहों से विराट की ओर देखा और सोचने लगी कि क्या उसने जो देखा वह सच था। चलो जाकर देखते हैं, विराट ने कहा और फिर बाहर चला गया। रिया के पास पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह विराट की पीठ को देख रहा था और वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने ये कैसे किया। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि उस हटे कट्टे आदमी की आंखें तो खुली हुई थीं, लेकिन वह पहले ही बेहोश हो चुका था। फिर वे दोनों गोली लगने वाले व्यक्ति की हालत देखने के लिए जल्दी से दौड़े। वह व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था। उसने एक साधारण गोदी मजदूर की तरह कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर के दिल के पास के कपड़े खून से लाल रंग के हो गए थे, जिससे पता चलता है कि गोली उसके दिल के करीब लगी थी। रिया जल्दी से नीचे झुककर घाव की जांच करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह दयालु थी। उस आदमी के दर्द भरे चेहरे को देखकर, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसने घबराकर पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बताओ। जैसे ही वह उसे उठाने वाली थी, विराट ने उसे कड़ी चेतावनी देते हुए रोक दिया। हिलो मत, गोली उसके बाएं वेंट्रिकल के पास है लेकिन दिल में नहीं घुसी है, उसे हिलाने से उसकी मौत हो जाएगी। विराट ने घायल व्यक्ति की स्थिति का पहले ही आकलन कर लिया था।
ये सुनकर रिया बार बार पीछे हटता रहा और घायल व्यक्ति से लगातार माफी मांगता रहा। लेकिन हम उसे इस तरह खून बहते हुए नहीं छोड़ सकते, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? क्या एम्बुलेंस बुलाने से हम बेनकाब नहीं हो जाएंगे? विराट ने रिया को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर घायल व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, मेरे पास उसे बचाने का एक तरीका है। 47 अध्याय 47 हमने बचपन में कितने पक्षियों का शिकार किया। विराट की बात सुनकर रिया ने तुरंत अपना सिर घुमाया और चश्मे से विराट को घूरते हुए कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, उसे जल्दी बचाओ। रिया ने चिंता से कहा, पीछे हट जाओ और मुझे इसे संभालने दो। विराट आगे बढ़ा और गोली लगने से बुरी तरह घायल और खून बह रहे उस आदमी को देखने लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिया पीछे हट गई। उसके बाद विराट आगे बढ़ा, नीचे झुका और उस आदमी के घाव की सावधानीपूर्वक जांच की। एक तेज आवाज के साथ कपड़े फट गए, जिससे आदमी के दिल के पास एक खून से लथपथ छेद दिखाई दिया, जिससे अभी भी लगातार खून बह रहा था। इसी समय घायल व्यक्ति ने भी अपनी आंखें खोली, विराट को हाथ बढ़ाते हुए देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बचाओ। जैसा मैं कहूं वैसा करो, गहरी सांस लो, विराट ने निर्देश दिया। घायल व्यक्ति को जैसे कुछ समझ आ गया हो और उसी क्षण वह जोर जोर से सांस लेने लगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही रहो, हिलना मत, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बगल में खड़ी रिया चंभित थी। वास्तव में इलाज का ऐसा तरीका भी था, लेकिन यह आदमी अभी घाव का इलाज क्यों नहीं कर रहा था? अपना सिर दूसरी तरफ घुमाओ, विराट ने रिया की ओर मुड़कर उससे कहा। यह सुनकर रिया को थोड़ी झुंझलाहट हुई। मुझे अपना सिर क्यों घुमाना चाहिए? मैंने टीवी पर देखा है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टरों के पास सहायक होते हैं और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्योंकि दृश्य बहुत ही खूनी होगा और मुझे डर है कि यह आपको डरा सकता है, विराट ने समझाया। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ, मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं, रिया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं आपको बता दूं, आप मुझे कम आंक रहे हैं। ठीक है फिर। विराट और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और न ही व्यर्थ की बातों में उलझना चाहता था। घायल व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर उसने घाव का अंदाजा लगाया। ये लगभग 3 सेंटीमीटर था। ये डेजर्ट ईगल की गोली ही होगी, विराट ने मन ही मन बुदबुदाया। रिया की आंखें चौड़ी हो गई थीं और उसे डर था कि कहीं वह कुछ भी न चूक जाए। विराट को डेजर्ट ईगल का जिक्र करते हुए सुनकर वह फिर से खो गई। उसने पुलिस अकादमी में इस बंदूक के बारे में पढ़ा था, इसलिए वह इसके बारे में जानती थी, लेकिन इस आदमी को कैसे पता चला? उसके घमंडी चेहरे को देखकर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह पता होगा, शायद वह सिर्फ अनुमान लगा रहा होगा। रिया ने बिना किसी कारण के ही विराट को नीचा दिखाया, ये जानते हुए कि यह डेजर्ट ईगल की गोली थी। विराट जानता था कि क्या करना है, कितना बल प्रयोग करना है। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले भी किया था जब वह टास्क फोर्स में था, क्योंकि अक्सर घायलों का इलाज करने वाला वही होता था, क्योंकि उनका तरीका अनोखा था। आखिरकार स्केलपेल जैसे शल्य चिकित्सा उपकरणों के बिना घाव को काटकर खोलना बेहद मुश्किल था, इसलिए शरीर से गोली निकालने के लिए बल का प्रयोग करना ही एकमात्र विकल्प था। हालांकि इसकी शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करना आवश्यक था, अन्यथा ये वास्तव में किसी की जान ले सकता था। इस समय विराट ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी निगाहें घाव पर अडिग थीं। क्योंकि इस व्यक्ति का जीवन उसके हाथों में था, इसलिए वह किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर उसने अपनी मुट्ठियों को ऊपर उठाया और धीरे धीरे उन्हें नीचे किया, प्रहार करने के लिए सही ऊंचाई की तलाश में। लेकिन रिया को यह एक जानलेवा तकनीक लग रही थी। क्या आप क्या कर रहे हो? तुम अपनी मुट्ठी इतनी कसकर क्यों भींच रहे हो? कहीं तुम इस आदमी को मुक्का मारने की योजना तो नहीं बना रहे हो? आप, मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम इस तरह नीचे की ओर मुक्का मारोगे तो चमत्कार ही होगा अगर वह आदमी न मरे। रिया ने जल्दबाजी में कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, हमें तुरंत एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए थी। बोलते बोलते वह अपना मोबाइल फोन निकालने ही वाला था। आखिरकार एक इंसान की जान दांव पर लगी थी और वे अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वह आपातकालीन हेल्पलाइन पर डायल कर पाता, उसने विराट की मुट्ठी को नीचे आते देखा। रिया तुरंत घबरा गई और उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। विराट सही मात्रा में बल की तलाश कर रहा था और जब उसे वह मिल गया तो उसने उसे छोड़ने की तैयारी कर ली। उसकी मुट्ठी एक भारी हथौड़े की तरह गिरी। आप ऐसा मत करो, रिया चिल्लाई। हालांकि विराट की मुट्ठी पहले ही लग चुकी थी, जिससे घायल व्यक्ति को काफी चोट आई। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसके बाद एक चीख सुनाई दी। उसी समय दिल के पास के घाव से बहुत सारा खून बह निकला, साथ ही एक चांदी की गोली भी निकली। ये देखकर विराट ने तुरंत अपनी उंगली काट ली और तेजी से उस घाव को घायल व्यक्ति के शरीर पर खून बह रहे छेद पर रख दिया। वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपने सुनहरे रक्त का उपयोग कर रहा था। उसके रक्त की एक बूंद किसी और के 1 लीटर रक्त के बराबर थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पीड़ित का इतना खून बह चुका था कि अगर समय पर उसकी भरपाई नहीं की जाती तो अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो जाती। इसके अलावा उसका खून तुरंत रक्तस्राव को रोक सकता था और यहाँ तक कि बचावकर्मी की ताकत भी बहाल कर सकता था। लेकिन रिया को विराट की हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आईं। उस क्षण विराट को देखते हुए उसकी आंखों में क्रोध भर आया। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर उसे जरा सा भी हिलाया गया तो उसकी जान को खतरा होगा? अगर तुम उसे इस तरह मारोगे तो उसकी तुरंत मौत हो सकती है। लेकिन विराट ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसने कोई स्पष्टीकरण दिया। अगर वह समझ भी जाता तो भी वह नहीं समझ पाती। इसलिए विराट की निगाहें पूरी तरह से उस घाव पर टिकी हुई थीं, जो तेजी से ठीक हो रहा था। जो मांस पहले सड़ा हुआ था अब मानो पुनर्जीवित हो गया था। विराट ने यह दृश्य पहले भी कई बार देखा था, पहली बार को छोड़कर जब उसे यह जादुई लगा था, उसके बाद से उसके मन में इसके बारे में कोई विशेष भावना नहीं रह गई थी। इसी बीच रिया भी विराट को कोस रहा था और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सड़ा हुआ मांस फिर से उगाया था।
हालांकि उसने यह जरूर गौर किया कि घायल व्यक्ति को अब दर्द नहीं हो रहा था और उसकी तेज सांसें स्थिर होने लगी थीं। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सचमुच सच हो सकता है? क्या हो रहा था? विराट के मुक्के से पीड़ित व्यक्ति अधिक जोशीला कैसे लग सकता था? ये कहा जा सकता है कि पीड़ित की जान बच गई है और कुछ आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन तभी बाहर से गालियों भरी आवाजें आने लगीं, जो धीरे धीरे तेज होती गईं और करीब आती गईं। यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? किसी व्यक्ति को दफनाने में इतना समय कैसे लग सकता है? ये उस बदमाश आदमी के साथी ही होंगे जो बाहर इंतजार करते करते अधीर हो गए थे और ये देखना चाहते थे कि अंदर क्या हो रहा है। ये सुनकर रिया चिंतित हो गया और बोला, अब हम क्या करें? अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। बस उस गिरे हुए बदमाश के पास निश्चित रूप से एक बंदूक थी। बंदूक से वे बाकी लोगों को मार सकते थे। ये सोचकर रिया ने जल्दी से विराट से कहा, जाओ जल्दी से बंदूक ले आओ। पुलिस अकादमी में वापस आकर मैं निशानेबाजी का चैंपियन था। अगर मेरे पास बंदूक हो तो मैं उन्हें जरूर मार सकता हूँ। लेकिन विराट बिल्कुल भी नहीं हिला। इसके बजाय उसने वह कंकड़ निकाला जिसे उसने पहले उठाया था। अरे तुम क्यों नहीं जा रहे? रिया ने कहा, लेकिन विराट को एक कंकड़ निकालते देख वह बेहद हैरान रह गई। तुम उन्हें हराने के लिए कंकड़ों का इस्तेमाल करने की सोच तो नहीं रहे हो ना? ये तरीका काम नहीं करेगा। वे 3 हैं। आप अभी उस बड़े खिलाड़ी को इसलिए मार पाए क्योंकि आप भाग्यशाली थे। 3 लोगों के साथ शायद आपको इतनी किस्मत न मिले। अगर एक भी चीज़ गलत हो गई तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। उठो चलो बंदूक लेने चलते हैं। विराट स्थिर खड़ा रहा। उसकी निगाहें आने वाले लोगों की दिशा में टिकी हुई थीं और उसने एक ही समय में 3 कंकड़ उठाए। ये सही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। रिया और भी ज्यादा चिंतित हो रही थी। लेकिन उसी क्षण बाहर से तीनों आदमी पहले ही आ चुके थे, बस एक कोने की दूरी पर उन्हें देखने के लिए। जैसे ही वे कोने से मुड़ने वाले थे, विराट का हाथ फड़का और तीनों कंकड़ सरसराहट के साथ उड़ गए। जैसे ही तीनों आदमी कोने से मुड़े, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पत्थर उनके सिर पर लगे और वे मौके पर ही बेहोश हो गए। रिया को शुरू में लगा कि उनका अंत निश्चित है, लेकिन तीनों पुरुषों को अचानक गिरते देख उसने एक बार फिर विराट को अविश्वास भरी नजरों से देखा, मानो वह किसी राक्षस को देख रही हो। इस व्यक्ति ने बचपन में किस तरह के पक्षी शिकार का अभ्यास किया होगा कि वह इतना कुशल हो गया। 48 अध्याय 48 सवार हो जाओ। 48 अध्याय 48 सवार हो जाओ। 3 लोग टक्कर लगने से गिर पड़े और तुरंत बेहोश हो गए। रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने आगे देखा, फिर उसने पीछे मुड़कर विराट की ओर देखा। यह आदमी कैसा था? कितना दुर्जय! विराट ने जमीन पर पड़े तीनों लोगों की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, बल्कि घायल व्यक्ति की जांच जारी रखने के लिए नीचे बैठ गया। घायल व्यक्ति के घाव से खून बहना बंद हो गया था और उस पर पपड़ी बन गई थी, जिसका मतलब था कि व्यक्ति खतरे से बाहर था। रिया ने घायल व्यक्ति के शरीर पर पपड़ी भी देखी और एक बार फिर चौंक गई। खून बहना इतनी जल्दी बंद हो गया तो अब वह ठीक है। अरे वाह, आप इतने कुशल कैसे हैं? फिर रिया ने विराट को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। विराट ने बाई जियाओ चुन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पीछे आओ। वर्तमान उद्देश्य अंदर लेन देन कर रहे लोगों को पकड़ना था। फिर उसने दूर से रोशनी से जगमगाते व्यापारिक जहाज की ओर देखा। हम क्या कर रहे हैं? रिया की विराट के बारे में राय बदल गई थी। उसने सिर्फ एक ही बार से एक व्यक्ति की जान बचा ली थी, जो अविश्वसनीय था। विराट को खड़े होते देख उसने तुरंत पूछा, जहाज की ओर? विराट ने सामने वाले व्यापारिक जहाज की ओर इशारा किया। नहीं, उनके पास डेजर्ट ईगल राइफलें हैं। वे आम लोगों जैसे नहीं दिखते। हमें पुलिस को सूचित करना होगा। रिया ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया और फिर अपना मोबाइल फोन निकाला। समय नहीं है, हम इंतजार नहीं कर सकते, पुलिस बहुत दूर है, विराट ने कहा। वह रिया से और बहस नहीं करना चाहता था। बिना कुछ और कहे उसने रिया को उठाया और जगमगाते जहाज की ओर दौड़ पड़ा। रिया को कंधे पर उठाकर ले जाया गया। वह विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसने अपना मोबाइल फोन कसकर पकड़ा, नंबर डायल किया और बीप की एक श्रृंखला के साथ नंबर कनेक्ट होने की आवाज़ सुनी, लेकिन वह कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, हेलो हेलो। लेकिन रिया कुछ बोल नहीं सका और जल्द ही कॉल कट गई, जिससे वह इतना निराश हो गया कि वह विराट को जान से मार देना चाहता था। रिया को गोद में लिए विराट व्यापारिक जहाज के और भी करीब पहुंच गया। रिया गाली देने ही वाली थी, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को भी जानती थी। अगर जहाज पर मौजूद लोगों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया तो वे सचमुच मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे दोनों बंदरगाह पर पहुंच चुके थे और फिर नीचे झुककर समुद्र में मौजूद एकमात्र रोशन जहाज पर ध्यान केंद्रित करने लगे। क्यों? आपने मुझे पुलिस को सूचित क्यों नहीं करने दिया? क्या आपको एहसास है कि ऐसा करके आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं? रिया ताश होकर धीमी आवाज में बोली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। और आपने उस घायल व्यक्ति को कहाँ छोड़ा है? अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या उसे बचाने का उद्देश्य ही विफल नहीं हो जाएगा? वह ठीक हो जाएगा, एक पल में। मेरे पीछे आओ जब मैं दौड़ूं। विराट ने प्रकाश से जगमगाते जहाज को घूरते हुए कहा। उसका दिमाग जहाज पर चढ़ने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। जहाजों को जंजीरों से एक साथ जोड़ा गया था। उन लोगों ने जहाज पर चढ़ने के लिए पहले नौक का इस्तेमाल किया होगा। वास्तव में विराट ने चमकते हुए जहाज के पास कई छोटी नौकाओं को लंगर डाले देखा, लेकिन उनके लिए नौक के बिना जहाज पर चढ़ना मुश्किल होगा। उन्हें अन्य नावों से होकर गुजरना होगा और इसके लिए उन्हें जहाजों के चारों ओर लिपटी हुई जंजीरों का उपयोग करना होगा। कदम विराट ने अपनी चाल चली। देरी करने का समय नहीं था। जब रिया भी विराट के बारे में शिकायत कर ही रही थी, तभी उसने अचानक उसे उठते हुए देखा और तुरंत कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम उनके निशाने पर आ जाएंगे। मेरे साथ आओ, विराट ने कहा। पब फ्यूचर के विज्ञापन? पब फ्यूचर विज्ञापन? नहीं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे पास कोई वाहन नहीं है, हम पानी के उस पार कैसे जाएंगे?
रिया चिल्लाई। वहां से विराट ने आगे की ओर इशारा किया। विराट द्वारा इंगित दिशा में देखते हुए रिया ने समुद्र के पानी के एक तालाब को हवा में लहराते हुए देखा। उसका पूरा शरीर तंग गया और उसने विराट को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच वहां तैरकर जाने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, बस तैरकर आ जाओ, विराट ने कहा। वह पहले ही पानी के किनारे पहुंच चुका था। हालांकि रिया वास्तव में अनिच्छुक थी, फिर भी वह विराट को वापस नहीं खींच सकी। पहले ही फव्वारे वाली घटना में पूरी तरह भीग चुकी थी और अब उसे समुद्र में कूदना पड़ा। उसी क्षण समुद्र की ठंडी हवा चली और रिया को जोर से छींक आए। उसे निश्चित रूप से सर्दी लग गई थी। अब वह समुद्र में कैसे जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन तब तक विराट समुद्र में कूद चुका था और वे और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। छप छप के साथ ठीक उसी समय जब रिया भागने ही वाली थी, विराट ने उसे भी नीचे खींच लिया। उस क्षण रिया सचमुच विराट को खूब खरी खोटी सुनाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। इसके बाद असहनीय ठंड उसकी हड्डियों तक समा गई। समुद्र की हवा पहले से ही तेज थी और अब पानी में होने के कारण वह ठंड से जमकर मरने वाली थी। ठंडा, इतनी ठंड! कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। विराट पहले से ही समुद्र में था और उसने रिया की हालत देखी। उसे यह एहसास हुआ कि लड़की बीमार है और उसे पानी नहीं छूना चाहिए, तो उसने भौहें चढ़ा लीं। हर बार जब किम के ने रेड कारपेट को छोड़कर स्क्रिप्ट को चुना। ब्रेनबेरीज, मेघन मार्कल के सबसे अजीबोगरीब पल कैमरे में कैद। हर ब्यूटी, उसने उसे अपनी एक मजबूत भुजा से उठाया, जिससे वह उसकी पीठ पर लेट गई और फिर वह आगे तैरने लगा। जहां तक ठंड की बात है, विराट को बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने इससे कहीं ज्यादा ठंडी चीजें पहले भी देखी थीं और वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। विराट ने महसूस किया कि मांस के दो बड़े टुकड़े आश्चर्यजनक रूप से मजबूती से उसकी पीठ पर जकड़ गए हैं। वे सचमुच बहुत विशाल थे और जैसे ही वह तेजी से आगे तैरने लगा, वह अनायास ही अजीब सी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाया। रिया को पता नहीं था कि वह कहाँ है, बस इतना पता था कि जब वह पानी में कूदी तो उसे उलझन महसूस हुई। वह स्तब्ध अवस्था में रही। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बस इतना महसूस हो रहा था कि उसकी छाती किसी बहुत सुरक्षित जगह पर दबी हुई है। जैसे जैसे विराट पानी में तैरता गया, तेज रोशनी वाली नाव उसके करीब आती गई। दूर से देखने पर उसे पता चला कि देख के चारों ओर काले सूट पहने लगभग 20 लोग मौजूद थे, जिनकी निगाहें चौकस थीं और वे अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहे थे। विराट जानता था कि ये लोग घात लगाए बैठे हैं और उसे उन्हें सचेत किए बिना नाव पर चढ़ना था। नहीं तो अगर अंदर मौजूद लोगों को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से भाग जाएंगे। विराट ने अपने कई वर्षों के मिशनों को पूरा करने में एक सिद्धांत का पालन किया था, सबसे पहले नेताओं को पकड़ना। अगर वह अंदर मौजूद व्यक्ति को पकड़ लेता है तो यह मिशन बड़ी सफलता होगी। लेकिन उन सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करके नाव पर सफलतापूर्वक कैसे चढ़ा जाए? अचानक विराट की नज़र बड़े जहाज के बगल में खड़ी छोटी स्पीड बोटों पर पड़ी। समझ आ गया, विराट ने एक योजना सोची। रिया को साथ लेकर वह तेजी से उन स्पीड बोटों की ओर तैरने लगा, काले सूट पहने सभी लोगों से बचते हुए, और अंत में बड़े जहाज के पास पहुंच गया। उन्होंने पाया कि स्पीड बोटें नायलॉन की रस्सियों से एक साथ बंधी हुई थी, जिससे काम और भी आसान हो गया। अगर उन लोगों ने इन स्पीड बोटों का इस्तेमाल करके जहाज पर चढ़ाई की थी तो उन सभी को खुला छोड़ देने से निश्चित रूप से जहाज पर अफरा तफरी मच जाएगी। तुरंत ही विराट ने स्पीड बोटों को बांधने वाली नायलॉन की रस्सियों पर नजर डाली और अपनी हथेली से एक झटके में रस्सियों पर प्रहार किया। उसकी हथेली चाकू की धार की तरह थी और मोटी नायलॉन की रस्सी चटकने की आवाज के साथ टूट गई। फिर विराट झट से पानी के अंदर छिप गया। बंधे हुए स्पीड बोट पल भर में तितर बितर हो गए और समुद्र में बहने लगे। और उसी क्षण जहाज से एक आवाज आई, देखो स्पीड बोट बह गई हैं, तुम में से कुछ लोग नीचे जाओ और मेरे लिए वह स्पीड बोट वापस ले आओ। काले सूट पहने हुए लोग अफरा तफरी में पड़ गए। इसी बीच जहाज के दूसरे हिस्से से एक आदमी एक महिला को उठाकर चुपके से जहाज पर चढ़ गया। योजक चिन्ह 49, अध्याय 49, मिंग्यू के प्रति मेरा दिल। जो लोग चुपके से जहाज पर चढ़ गए थे उनमें विराट और रिया शामिल थे, लेकिन रिया अभी भी बेहोश थी। जहाज पर सवार होने के बाद विराट ने रिया को अपनी पीठ पर लाद लिया, सबकी निगाहों से बचते हुए, और जहाज पर तरह तरह की चीजों से भरे एक सुनसान कमरे में प्रवेश किया। तभी विराट ने रिया को जमीन पर लिटाया। इस समय रिया पूरी तरह भीगी हुई थी, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह नाजुक और कोमल दिख रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और वह ठंड से कांपते हुए एक बड़े झींगे की तरह सिकुड़ी हुई थी। ठंडा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसे देखकर विराट को कुछ हद तक अपराध बोध हुआ, उसी की वजह से रिया की यह हालत हुई थी। इस महिला ने उसके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, उसके दिल में देशभक्ति की भावना अभी भी थी, अन्यथा यहाँ की स्थिति के बारे में सुनकर वह इतनी आवेगी प्रतिक्रिया न देती। ऐसा प्रतीत होता था कि यह महिला तैरना नहीं जानती थी, और जम जाने के बाद ठंडी हवा के संपर्क में आने से ठंड उसके दिल में प्रवेश कर गई और उसकी हृदय गति काफी धीमी हो गई। अगर उसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान को वाकई खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी मदद कर दूंगा, विराट ने रिया से कहा। हालांकि विराट हिचकिचाया। हालांकि वह इस महिला पुलिसकर्मी को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन वह उसके गुस्से के बारे में जानता था। पिछली बार उसने बस उसका चेहरा नोचा था और वह आधे दिन तक उसके पीछे भागती रही। अगर उसने कुछ भी ज्यादा ही खतरनाक किया तो वह निश्चित रूप से भड़क उठेगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। विराट को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ठीक उसी समय रिया का चेहरा बीमारी के कारण पीला पड़ गया था और उसके होंठ इतने फटे हुए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। विराट ने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली और हिचकिचाना बंद कर दिया। अगर उसने और देरी की तो इस महिला पुलिसकर्मी की जान सचमुच जा सकती है। फिर विराट मानो एक अलग ही व्यक्ति में बदल गया, जिसे ठीक ठीक पता था कि क्या करना है। उसने अपने हाथ फैलाए और उन्हें रिया के माथे पर रखा और उन्हें व्यवस्थित रूप से घुमाना शुरू कर दिया। यह एक मसाज तकनीक थी।
जब से विराट को स्वर्णिम रक्त प्राप्त हुआ था तब से उसे ठंड से कभी डर नहीं लगता था। वह आर्कटिक सागर में नग्न अवस्था में तैर सकता था। ठंड का सामना करने के मामले में वह ध्रुवीय भालुओं से भी अधिक साहसी था। संयोगवश उन्होंने पाया कि उनके हाथों में एक चमत्कारी शक्ति है। जब वे किसी की मालिश करते थे तो वे गर्मी को इस तरह स्थानांतरित कर सकते थे मानो उनका शरीर यान ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन कर रहा हो और उसे दूसरों के साथ साझा कर रहा हो। उन्होंने इस तरह की मालिश से ठंड से जमकर मरने की कगार पर खड़े कई लोगों की जान बचाई थी। और इस समय विराट की हथेलियां धीरे धीरे रिया के माथे की मालिश कर रही थीं। इसी दौरान रिया के पीले चेहरे पर धीरे धीरे गुलाबीपन की झलक दिखने लगी और उसके फटे होंठ ठीक होने लगे। विराट ने रिया को देखा, उसका दिल अब भी लालसा से भरा हुआ था। अगर वह 18 साल की उम्र तक जीवित रह पाता है तो उसके जैसी लड़की को अपने जीवन का शेष भाग बिताने के लिए ढूंढना कोई बुरी बात नहीं होगी, खासकर इसलिए कि उसके कुछ गुण काफी विकसित हैं। बच्चे पैदा करने में तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। उसने पहले जो पैसा कमाया था उससे एक छोटा सा द्वीप खरीदना और अपने शेष दिन वहीं बिताना बुरा नहीं होगा। लेकिन क्या वह जीवित रह पाएगा? तभी रिया की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसे बस इतना याद था कि उसे बहुत ठंड लग रही थी, मानो वह एक बर्फीली गुफा से निकलकर उससे भी ज्यादा ठंडी गुफा में कूद गई हो। उसे लगा कि वह ठंड से जमकर मर जाएगी, लेकिन जब उसे लगा कि अब सिर्फ अंधेरा ही उसका इंतजार कर रहा है, तभी अचानक उसके ऊपर एक गर्म रोशनी चमकी जिसने उसके दिल को गर्माहट दी और उसे अंधेरे से बाहर निकाल लिया। रिया उस रोशनी के नीचे छिपे चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी भारी पलकों को जबरदस्ती खोला। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा प्रकट हुआ। क्या वह कोई देवदूत था? रिया ने खुद से सवाल किया, लेकिन गौर से देखने पर उसे देवदूत का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, मानो उसने उसे पहले कहीं देखा हो। देखते ही देखते उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं था? पल भर में रिया पूरी तरह से जाग गई और उसने महसूस किया कि उस आदमी का हाथ उसके माथे पर था। अब और शांत न रह पाने के कारण वह झटके से उठ बैठी जैसे कि उसमें कोई स्प्रिंग लगी हो, लेकिन जल्दबाजी में हिलने के कारण उसका सिर सीधे विराट से टकरा गया। उसे बचाने की कोशिश में व्यस्त होने के कारण विराट ने ध्यान नहीं दिया कि रिया का सिर उससे टकरा गया था। लेकिन विराट का दिमाग रिया के दिमाग से कहीं ज्यादा सख्त था। ये निस्संदेह एक अंडे के पत्थर से टकराकर फूटने जैसा था। एक चीख सुनाई दी और रिया ने अपना सिर पकड़ लिया, जिस पर अब एक बड़ी लाल सूजन आ गई थी, मानो उसे किसी ने मुक्का मारा हो, और उसने जल्दी से उसे रगड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने विराट का सामना करते हुए कहा, आप क्या फालतू कर रहे हैं? तुम मेरे सिर को क्यों छू रहे थे, गंदे आदमी? तुमने तो मेरे सिर पर भी मार दी। विराट को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और रिया को होश में देखकर उसे बहुत राहत मिली। अगर वह गाली दे सकती थी तो इसका मतलब था कि वह खतरे से बाहर थी। तुम विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति हो। तुमने सोते समय मेरा फायदा उठाकर मेरे सिर को छुआ। क्या लोगों के चेहरे छूना तुम्हारी कोई खास सनक है? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। विराट ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। मुझे बचाओ, मेरे सिर को छूकर मुझे बचाओ। कितना नेक बहाना है। रिया फिर से गुस्से से भड़क उठी। मैं सचमुच तुम्हें बचा रहा था। विराट ने इस परिणाम का पूर्वाभास करते हुए कहा और फिर एक गहरी आह भरी। मेरा दिल मिंग्युए के लिए तड़प रहा है, लेकिन मिंग्युए तो बस खाई को रोशन कर रही है। रिया और भी क्रोधित हो गया, ये सोचकर कि यह आदमी कितना पाखंडी है, अपनी गलती नहीं मान रहा और ऐसा हास्यास्पद बहाना बना रहा है जिसमें जरा भी मर्दानगी नहीं है। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी और वापस ले आऊंगी। रिया ने मन ही मन फैसला कर लिया। इस तरह का व्यक्ति जो जानता था कि उसने कितनी लड़कियों के चेहरों को छुआ है, लेकिन कितना निकम्मा है वो, सिर्फ उनके सिर को छू रहा है। उसने शायद सोचा होगा कि सिर छूना गैरकानूनी नहीं है और उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अफसोस की बात है कि उनकी सोच गलत थी। चुप रहो। विराट भी अपनी बात समझाने ही वाला था कि तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ और उसने झट से अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली। रिया को लगा कि वह नाटक कर रहा है और वह गुस्से से फट पड़ने को तैयार थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वे एक जहाज पर हैं, तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। क्या वे दुश्मन के जहाज पर सवार हो गए थे? उसी क्षण काले सूट पहने हुए लोग बाहर से आ रहे थे। अध्याय 50, मिर्गी का दौरा। भंडारगृह में छिपे हुए दो लोगों ने बाहर देख पर कदमों की धमक की आवाज सुनी और फिर उन्होंने खिड़की के पास से कई अंधेरे आकृतियों को गुजरते हुए देखा। अभी अभी यहाँ एक चीख सुनाई दी, जरा देखो, पता लगाओ कि कुछ हुआ है या नहीं। किसी भी हालत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वरना बॉस हम दोनों को दोषी ठहराएगा। जब तक वे अंधेरे आकृतियां खिड़की से आगे निकल चुकी थीं, स्टोर रूम के अंदर छिपकर बैठी रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच चोरों के जहाज पर होगी। ये तो बस अवर्णनीय। फिर उसने विराट की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जहाज पर कैसे चढ़ गया। उसे याद था कि उसने उसे समुद्र में कूदते हुए देखा था। उसके बाद क्या हुआ था, यह एक रहस्य था। क्या वह सचमुच तैरकर ऊपर आ सकता था? यह असंभव है, उसने सोचा। उसकी पतली दुबली बाहों और टांगों को देखकर आखिर उसने ये सब कैसे किया होगा। लेकिन रिया निश्चित रूप से यह नहीं भूली थी कि विराट ने उससे ठीक पहले उसके साथ क्या किया था। वह इस आदमी को यूं ही बच निकलने नहीं देगी। बस तब तक इंतजार करो जब तक हम इस नाव से उतर नहीं जाते। मैं तुम्हें थाने ले जाकर बंद कर दूंगा। रिया ने विराट को घूर कर देखा, लेकिन विराट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। चूंकि वह पहले से ही जहाज पर था, इसलिए उसने सोचा कि अब काम शुरू करने का समय आ गया है। जब उसने देखा कि काले सूट पहने हुए लोग काफी दूर चले गए हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और स्टोर रूम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। वह सावधानी से दरवाजे तक पहुंचा, उसे थोड़ा सा खोला और दोनों तरफ देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। आसपास कोई नहीं होने की पुष्टि करने के बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। रिया उनके पीछे पीछे लगातार गालियां बकता हुआ चलता रहा।
उसे सचमुच इस बात का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति उसके पेट को छुए। लेकिन जब उसने देखा कि विराट कितनी सहजता से चल रहा है तो उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। वाह, आप तो बहुत सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। लगता है तुम सचमुच के चोर हो, है ना? एक ही समय में विकृत मानसिकता वाला और चोर, वाकई अजीबोगरीब दोहरा पेशा है ना? हे, अब मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। लेकिन विराट ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, दरवाजा खोला और सावधानीपूर्वक अपने आसपास का जायजा लेते हुए बाहर निकल गया। रिया बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब जब वे दोनों एक ही नाव में सवार थे तो उसे उसके पीछे पीछे चलना ही पड़ा। फिर विराट स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा। अरे अरे गंदे आदमी, क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो? रिया अचानक घबरा गई। अब जबकि वे चोरों के जहाज पर सवार थे फिर भी यह आदमी इतना लापरवाह था। जी हाँ, मैं हूँ, विराट ने तुरंत जवाब दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे क्या करने की क्षमता के बारे में पूछ रहा हूँ? रिया एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसने अभी तक कुछ बोला भी नहीं था तो यह आदमी जरूर कैसे कह सकता था? क्या उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी? बिल्कुल पता नहीं, विराट ने सिर हिलाया। तो फिर तुम क्या करने की क्षमता का दावा कर रहे हो? रिया गुस्से में बोली। वह ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी न समझने वाला और बकवास करने वाला। पुरुष यह नहीं कह सकते कि वे सक्षम नहीं हैं, विराट ने जवाब दिया। रिया वाक रह गई और विराट की ओर आंखें घुमाते हुए बोली, बेशर्म, हम अभी चोरों के जहाज पर हैं, हमें और सावधान रहना चाहिए। रिया दीवार के पास खड़ी रही, सावधानी से आगे बढ़ी, फिर विराट को निर्देश देते हुए बोली, मेरे पीछे आओ। इस तरह पकड़े जाना आसान नहीं है। अगर हमारा भेद खुल भी जाए तो क्या हुआ? विराट ने आत्मविश्वास से इतराते हुए कहा। आप बेवकूफ़, अगर हमें देख लिया गया तो हम निशाने पर आ जाएंगे। रिया ने गुस्से में आकर शाप दिया। क्या यह आदमी बेवकूफ़ था? लेकिन विराट पहले ही आगे निकल चुका था और अब भी अकड़ दिखा रहा था। रिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने पहले सोचा था कि यह आदमी सतर्क है, उसे कुछ पता होगा, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ एक मूर्ख था। रुकना, हम उन्हें हमें देखने नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही वे दोनों कोने से मुड़े उन्होंने दूर से सूट पहने दो आदमियों को गश्त करते देखा। समुद्र के ऊपर रात बहुत अंधेरी थी और वे केवल दो काली परछाइयां ही देख पा रहे थे। रिया ने उन्हें तुरंत देख लिया और जल्दी से विराट को खींचकर छिपा दिया। अगर उन दोनों आदमियों ने उन्हें देख लिया होता तो निश्चित रूप से बाकी लोग भी सतर्क हो जाते। लेकिन विराट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे सूट पहने हुए आदमियों की ओर बढ़ गया। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? रिया विरोध करना चाहती थी, लेकिन विराट एक तोप के गोले की तरह था जिसे रोकना असंभव था, जिससे उसके पास पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। काले सूट पहने उन दोनों आदमियों को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि इस बार तो उनका काम तमाम हो गया। उन लोगों के पास निश्चित रूप से बंदूकें थीं और यह बहुत शर्मनाक बात थी, अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाती। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि जीवन भर उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। बाई जियाओचुन वास्तव में विराट से नफरत करती थी। उसी क्षण काले सूट पहने दोनों व्यक्तियों को भी कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें विराट और रिया दिखाई दिए, खासकर उन्होंने रिया की पुलिस वर्दी पर ध्यान दिया। वे लोग घबरा गए। जहाज पर पुलिस कब से मौजूद थी। उन्होंने तेजी से पीछे से अपनी बंदूकें निकाली, उनमें एक गोली भरी और गोली चलाने की तैयारी कर ली। पुलिस की मौजूदगी का मतलब था कि उन्हें तुरंत खत्म करना होगा। बंदूक की दमनकारी नली को देखकर रिया कांपने लगी। क्या वह मौत के करीब पहुंच रही थी? वह क्यों कांप रही थी? लेकिन उस पल वह विराट से पहले से कहीं ज्यादा नफरत करने लगी थी। यह आदमी, वह बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। उसकी निगाहें विराट के चेहरे पर घूमी और रिया का गुस्सा और बढ़ गया। ऐसे समय में उनकी यह संयमित स्थिति कैसी थी? दुख की बात यह थी कि उसे भी उसके साथ ही मरना पड़ा। उसे सचमुच लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। हालांकि तभी विराट ने अपनी चाल चली। बंदूकों के दमनकारी मुंह को देखते हुए उसने अपनी जेब से चांदी की दो छोटी सुइयां निकाली और एक जोरदार झटके के साथ सुइयां प्रकाश की लकीरों में बदल गईं और आगे की ओर तेजी से निकल गईं। पफ पफ की आवाज के साथ सुइयां काले सूट पहने दोनों आदमियों की गर्दन पर जा गिरीं और वे कीचड़ के गड्ढों की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनकी बंदूकें उनके हाथों से छूट गईं। भाई काजल, जिसने मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था, ने अचानक दोनों आदमियों को गिरते देखा और अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी अभी क्या हुआ था? क्या उन दोनों पुरुषों को दौरा पड़ा था? वे अचानक क्यों ढह गए? उसने विराट को सुइयां छोड़ते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। क्या उसकी किस्मत वाकई इतनी अच्छी हो सकती है? रिया को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसे गोली लगी है और अब वह मर चुकी है। उसने बगल में बैठे विराट की ओर मुड़कर पुष्टि की, मुझे जरूर सपना आ रहा होगा। तुम नहीं हो, विराट ने कहा। अगर यह सपना नहीं है तो वे अचानक ऐसे कैसे गिर गए? ये तो सपना ही होगा, रिया ने घबराहट में कहा। हो सकता है कि उन्होंने आपकी आकृति देखी हो और फिर इतने उत्साहित हो गए हों कि उनका रक्तचाप बढ़ गया हो और वे बेहोश हो गए हों। हाँ, कुछ ऐसा ही, विराट ने कहा। तुम, रिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इस बात को लेकर निश्चित हो सकती थी कि यह कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसके सपनों में उसके बगल में बैठा वह विकृत व्यक्ति टुकड़ों में कट जाता था। तो ऐसा लग रहा था कि वह बच गई थी, जो बहुत अच्छी बात थी। रिया ने जल्दी से विराट को पकड़ा और वहां से जाने के लिए उत्सुक थी। वे बड़ी मुश्किल से बचे थे और अब और जोखिम नहीं उठा सकते थे। चलो चलते हैं, जल्दी से मेरे पीछे आओ, हम और जोखिम नहीं उठा सकते। मुझे अभी पुलिस को सूचित करना होगा, रिया ने आग्रह किया। लेकिन विराट उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वह दूर कहीं टकटकी लगाए हुए था। मुझे खेद है कि हम अभी नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है कि हम नहीं जा सकते? जो स्टोर रूम हमने पहले देखा था वह मुझे काफी अच्छा लगा, रिया ने आश्चर्य से कहा। मैं कह रहा हूं कि हम अभी नहीं जा सकते।
बस अपने पीछे देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा, लॉन्गटेंग ने रिया के पीछे इशारा करते हुए निर्देश दिया। रिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जिन दो लोगों से उनकी अभी अभी मुलाकात हुई थी वे दौरे पड़ने के कारण बेहोश हो गए थे, वहां और कौन हो सकता था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, वह तुरंत ही स्तब्ध रह गई। उसने देखा कि काले सूट पहने दर्जनों आदमी जुक्सु उनकी ओर आ रहे थे।